जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज जो है उसको फिर से वापस कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से 21 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आज सोशल इश्यूज़ वाला टॉपिक करेंगे। तो जो भी प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, कवर नहीं किए हैं, वो जाके कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये जो है सोशल इशूज से आज पहला टॉपिक है। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एनालिटिकल टॉपिक है, जो फैक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो करिकुलम जो है, करिकुलम वर्ड जो है आप लोग फेमिलियर होंगे। जब भी आप स्कूल में जाते होंगे तो करिकुलम ये है, ये वर्ड सुनते होंगे कि भाई आपका करिकुलम इस साल का ये रहने वाला है। ठीक है, तो करिकुलम जो है टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि इसमें बेसिकली जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या कवर होगा। ठीक है, और भी क्या चीज़ें एग्ज़ाम मान लीजिए होगी तो वो कैसे होगी। इसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ गेम वगैरह है। ठीक है, गेम वगैरह है या कुछ म्यूजिक वगैरह क्लास होगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए साल में कुछ एक दो बार जो है कुछ फंक्शन हो गया, एनुअल फंक्शन या हाफ ईयरली कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स तो मैंने बोल ही दिए हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट वगैरह भी इसमें होंगे। तो ढेर सारी एक्टिविटी एक तरीके से होती है, उसको एक तरीके से ब्रॉडली जो है करिकुलम कहा जाता है। ठीक, तो अब वैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एक तरीके से, चूँकि ये एक तरीके से मिनिस्ट्री है जो कि एक तरीके से पूरे देश में जो शिक्षा की क्या व्यवस्था है उस पर ध्यान रखती है। ठीक है, तो आप लोग हाल में जो है एक दो साल पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक चर्चा में रहा था, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला आया था अपना, ठीक है, ये आपको पता होगा कि इससे पहले जो है जनरली दो एजुकेशन पॉलिसी जो है इंडिया में थी। एक 1968 में आया था और एक 1986 में आया था। आसान तरीका याद करने का 68 86। ठीक है, उसके बाद जो है लगभग लगभग 34 साल बाद जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली 2020 वाला जो पॉलिसी आया था उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसने एक कमेटी गठित किया था, के कस्तूरी के कस्तूरी रंगन। तो ये कमेटी वगैरह का नाम आप लोग ध्यान रखा करें, जो भी इम्पोर्टेंट कमेटी होती हैं। ठीक है, उनका नाम जो है कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे नरेश चंद्रा कमेटी है, ठीक है, प्रकाश कमेटी है, इसके अलावा कई सारी कमेटी हैं, वो जब भी आती हैं जहाँ भी आपको दिखता है उसका नोट कर लिया कीजिए कि भाई ये कमेटी जो है वो किस लिए बेसिकली अपॉइंट की गई थी। ठीक, तो ये कमेटी जो है एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक तरीके से अपॉइंट की गई थी और इसके रिकमेंडेशन से जो है एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये आया था। ठीक, तो थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी एक तरीके से, इसमें था क्या। ठीक है, तो ये जो है एजुकेशन जो एक तरीके से पॉलिसी थी, ये एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके, मतलब बच्चों के एजुकेशन से लेके, ठीक है, बच्चों के एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी के एजुकेशन तक, समझ रहे हैं ना। तो मतलब एक छोटे से क्लास से लेके पूरी जो हाई डिग्री होती है PhD लेवल तक की, तब तक एक तरीके से सबको इंक्लूड करता है ये एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, तो इसमें जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, चाहे राइट टू एजुकेशन पॉलिसी, करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होने वाला है, स्कूल के एग्ज़ाम में कोई क्या रिफॉर्म होंगे, इसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसमें क्या रिफॉर्म है, इसके अलावा आपका वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्स मतलब कौशल, समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसा कौशल सिखा दिया जाए बच्चों को ताकि मान लीजिए कि अगर वो हायर एजुकेशन परसू भी नहीं कर पाते हैं तो अपना एक तरीके से रोजी रोटी कमा सके। इसके अलावा एक लैंग्वेज फार्मूला भी एक तरीके से डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो सभी चीज़ों को इसको इंक्लूड करता है ये एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, तो इसमें एक तरीके से जो है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है उसमें डिवाइड किया गया कि भाई ये जो स्कूल एजुकेशन रहने वाला है वो 5+3+3+4, अगर आपसे पूछ दिया जाए ये किस एजुकेशन पॉलिसी में ये डिवाइड किया गया है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है। इसमें कुछ नहीं है, 5 जो है ये सब ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 ईयर +3 ईयर +3 ईयर +4 ईयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जाता होगा, आप लोग भी उसके थ्रू गए होंगे, तो नर्सरी LKG UKG शुरुआत में ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर क्या होता है आपका क्लास 1 क्लास 2। तो क्लास 1 से पहले जो 3 एक तरीके से साल जो है बच्चे गुजारते हैं वो क्या कहते हैं, उसको 3 वो और प्लस वो क्लास 1 एंड 2, तो क्लास 1 एंड 2 हो गया 2। तो ये 3+2 जो है इस 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरुआत के 5 वर्ष जो बच्चा एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन लेता है। प्राइमरी एजुकेशन तो खैर शुरुआत 1 to 5 को कहते हैं जनरली, या 1 से पहले जो है उसको प्री प्राइमरी कह देते हैं। ठीक है, तो 5 जो है ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है नर्सरी LKG UKG प्लस क्लास 1 एंड 2। ठीक है, उसको 5 हो गया। उसके बाद 3, तो 3 एक तरीके से क्या हो गया, क्लास 3 to 5, मतलब क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, उसको ये 3 कर रहा है। और ये 3 जो है वो क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8। ठीक, और ये 4 जो है ये 9 10 11 12। तो एक तरीके से पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो है, जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए ये लाया गया था 5+3+3+4। ठीक,
तो आगे से जब भी आपको ये दिखे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किस लिए है, ठीक। तो इसको जो नाम दिया गया, जो शुरुआत के 5 हैं, जो कि यहाँ पे बच्चों का फाउंडेशन होता है, बच्चे अंक ज्ञान जो है और अक्षर ज्ञान जो है उसके बारे में जानते हैं, कैसे अल्फ़ाबेट्स को लिखा जाए, कैसे संख्या के बारे में जानते हैं, उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया, ठीक है। इसको क्या कहा गया? फाउंडेशनल स्टेज, ठीक। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो है उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज को किस क्लास से किस क्लास तक है, तो क्लास 3 से क्लास 5 तक है, ठीक है। तो प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक। और नेक्स्ट 3 को इसको कहा गया मिडिल मिडिल क्लास, ठीक है। तो मिडिल स्टेज एक तरीके से कहा गया, मिडिल स्टेज। और ये लास्ट वाले को कहा गया सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी स्टेज। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि शुरुआत का जो है प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 और 2, दूसरा क्लास 3 to 5, और ये जो है क्लास 6 to 8, और ये क्लास 9 to 12, ठीक। तो ये एक तरीके से डिवीजन किया गया। इसके अलावा एक तरीके से होगा कि स्कूल में एक तरीके से एग्ज़ाम जो होगा, जो एक तरीके से कॉमन एग्ज़ाम होगा, वो क्लास 3, 5, 8, 10 में तो होता ही है, 3, 5, 8 जो है 10, इस तरीके से एग्ज़ाम होगा। और इसने रिकमेंड किया कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होना चाहिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होना चाहिए, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होना चाहिए, कि क्वालिटी रिसर्च हो सके। क्योंकि इंडिया में देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, आपने भी जैसे जनरली ग्रेजुएशन कर रखा होगा, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए होंगे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोगों को बता दिया जाता है कि भाई क्लास 10th के बाद जो है या तो आप इंजीनियरिंग चूज कर लीजिएगा, मतलब आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, या आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आजकल नीट का एग्ज़ाम चलता है। कॉमर्स के लिए आप बीकॉम कर लीजिएगा या सीए का प्रिपरेशन कर लीजिएगा, या आर्ट्स परसू कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक तरीके से जो रिसर्च फील्ड में एक तरीके से बहुत ही कम लोग जो हैं वो जाते हैं। जनरली एग्ज़ाम देने के बाद, कोई भी एग्ज़ाम चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद, वो किसी ना किसी कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ से कोई कंपनी जो है उसमें प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसके थ्रू जो है वो जॉब करना शुरू कर देते हैं। रिसर्च फील्ड में कम जाने का एक तरीके से क्या होता है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रोत्साहन नहीं मिलता है, पहली एक समस्या है। दूसरी ये समस्या है, जो भी उसमें फील्ड में जाते हैं उनके एक तरीके से जो है इकोनॉमिकली इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो कई इशूज हैं, और ऐसे कई कॉलेजेज हैं वहाँ पे, एक तरीके से कुछ ही कॉलेज हैं, और वहाँ पे जो एंट्री होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी जो है ये बेंगलोर में है मेरे ख्याल से। तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है रिसर्च के लिए, और मेरे ख्याल से जो भी ये रैंकिंग निकलती है, जो वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है, शायद क्यूएस रैंकिंग कहते हैं, उसमें जो है इसकी रैंकिंग जो है आई थिंक फर्स्ट या सेकंड रहती है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लेकिन हर किसी को एंट्री इसमें नहीं मिल पाता है रिसर्च के लिए, ठीक। तो वही है कि भाई नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो, और किस प्रकार से जो है रिसर्च में जो है क्या कहते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, उसके लिए है। इसके अलावा एक रिकमेंडेशन आया कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाए, कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। तो इसमें एक रिकमेंडेशन था कि भाई प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, और ऐसा शिक्षा आयोग बनाया जाए। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, जो जीडीपी के परसेंटेज में देखा जाए, फिलहाल अभी देखा जाए तो अभी 3% ऑफ जीडीपी, 3% ऑफ जीडीपी जो है वो एजुकेशन पे खर्च होता है फिलहाल, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन दिया भाई इसको बढ़ाओ, इसको कम से कम, चूँकि एजुकेशन जो है एक ऐसी चीज़ है जिस पे खर्च होना चाहिए। तो 6% ऑफ जीडीपी जो है इस पे एजुकेशन जो है वो उस पर खर्च होना चाहिए। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काफ़ी क्रिएटिव क्लासेज जो हैं और डिजिटल एजुकेशन जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो उन सभी को एक तरीके से इंक्लूड किया जाना चाहिए। वोकेशनल कोर्स पे भी जो है उस पर भी जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक तरीके से काफ़ी इंजीनियरिंग डिग्री ले लेते हैं, काफ़ी कुछ नहीं, काफ़ी संख्या में से होते हैं जो जिन्होंने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, लेकिन उनके पास जो है स्किल नहीं होता है, जो प्रैक्टिकल स्किल होता है वो नहीं होता, उसका अभाव होता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग या कुछ ऐसे जो हायर एजुकेशन परसू नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी स्थितियां हैं, तो उनके लिए कुछ आईटीआई वगैरह ऐसे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक तरीके से खोले गए कि भाई जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लें और डायरेक्टली किसी फैक्ट्री में या कहाँ जहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहीं पे कहीं पे भी जाके काम कर सकें। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लिए गए, ठीक है। इसके अलावा एक 3 लैंग्वेज फार्मूला है, लैंग्वेज को लेकर काफ़ी विवाद रहता है। जो इंडिया का डिवीजन भी जो एक तरीके से हुआ था, जो स्टेट्स का, उसमें लैंग्वेज का योगदान था। जैसे कर्नाटका है, उसमें कन्नड़ बोलने वालों को अलग कर दिया गया था, केरला वालों को मलयालम बोलते थे, तमिलनाडु वाले तमिल बोलते थे,
आंध्रा वाले तेलुगु बोलते हैं ठीक है, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज के बेसिस पे एक तरीके से डिवीजन किया गया। पहले ऐसा था कि भाई कुछ स्टेट्स जो है उनका बॉर्डर्स जो था वो बॉर्डर, कोई बॉर्डर जो है वो एक तरीके से नेचुरल बॉर्डर थोड़े ही ना है, ठीक है, या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल बॉर्डर, वो ऐसे ही बस मान लिया गया भाई ये बॉर्डर है। तो कुछ ऐसे लैंग्वेज जो है उसके बेसिस पे मोटा मोटी जो है जो है डिवीजन हुआ था स्टेट का। तो लैंग्वेज को लेकर विवाद रहता है कि भाई जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए बच्चों की स्कूल में या हायर एजुकेशन में, वो किस में होने चाहिए। आमतौर पे आप स्कूल में या कॉलेज में, आप लोगों में से मैक्सिमम हो सकता है इंजीनियरिंग डिग्री लिए हों या किसी और कॉलेज से पढ़े हों। मैंने तो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात मैं जानता हूँ, जो कि मैंने इंजीनियरिंग की है। तो मैं इतना जानता हूँ कि भाई इंग्लिश जो है, इंग्लिश में ही सारी की सारी एक तरीके से करिकुलम होता था, जो भी पढ़ाई लिखाई होती थी वो इंग्लिश में होती थी। ये तो मैंने देखा है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग फील्ड की मैं जहाँ तक बता सकता हूँ कि इंग्लिश में जनरली होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से मेडिकल का भी यही हिसाब किताब है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि और सारे भी तो लैंग्वेज हैं इंडिया में, हिंदी है और भी सारे लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। तो वही इंग्लिश में ही क्यों पढ़ाई लिखाई होती है? तो उसको लेके एक तरीके से ये डिबेट का विषय है। इसमें कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, इंग्लिश में पढ़ाई लिखाई गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक तरीके से मोस्ट एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है। आप कहीं भी जाइए, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में, एक तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है। लेकिन बात यही है कि भाई कोई रीजनल लैंग्वेज कोई बंदा जानता है, कोई बच्चा जो है वो रीजनल लैंग्वेज जानता है, अपनी एक तरीके से जहाँ भी क्षेत्रीय भाषा वो जानता है, उसको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कठिनाई है, तो क्या वो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं कर पाएगा क्या? ऐसा क्यों है, ठीक है। तो बात यही है। तो इसमें एक तरीके से रिकमेंडेशन दिया गया कि भाई जो एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो हम लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इंडिया में जो नॉर्थ में जो स्टेट है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और एमपी हो गया, ठीक है। तो इस ऊपर के जितने भी स्टेट होते हैं, इस सब जगह चेंजेज हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो हरियाणवी हिंदी है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। पंजाब में जो कि पंजाबी बोली जाती है, फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी वो समझ लेते हैं। हिंदी समझता हर कोई है, भले बोल ना पाए। अगर बहुत ही रिमोट एरिया गाँव में चले जाएं तो हो सकता है ना बोल पाएं, लेकिन हिंदी समझते हर कोई है, ठीक है। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए जो है, जहाँ पे हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है, सबसे अच्छी हिंदी एक तरीके से मान लिया जाए तो यूपी के एक तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के रीजन को हिंदी को एक तरीके से एक्चुअल हिंदी माना जाता है। तो हिंदी स्पीकिंग जो भी स्टेट हैं उनके लिए डिसाइड किया गया भाई कि 3 लैंग्वेज, ऐसी कौन कौन से लैंग्वेज हैं। तो बोले कि हिंदी तो चूंकि इनको आती ही है, हिंदी इनको आती ही है, इंग्लिश हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ साउथर्न लैंग्वेज एक होना चाहिए। साउथर्न लैंग्वेज में या तो मलयालम होना चाहिए, या कन्नड़ होना चाहिए, या तेलुगु होना चाहिए, ठीक है। तो या तमिल होना चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि भाई एक साउथर्न लैंग्वेज को बोला गया कि भाई स्कूल के एजुकेशन में कम से कम एक साउथ की भाषा को, चूँकि साउथर्न इंडिया जो है वो भी इंडिया का ही हिस्सा है ना एक तरीके से, और अपना ही एक तरीके से भाषा है, तो अपने को क्यों डिफ्रेंशिएट करना। और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी आप परिवार के साथ घूमने जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं घूमने फॉर एग्जाम्पल, आप रामेश्वरम गए घूमने, रामेश्वरम जो है बिल्कुल साउथ में है, मेरे ख्याल से तमिलनाडु में है, ठीक है। अब जब वहाँ पे आप जाएंगे रामेश्वरम जब जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपको अगर तमिल आती होगी, अगर आपको तमिल आती होगी तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, सिंपल सी बात है ना, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे एक और ही महत्वपूर्ण टेम्पल है, जैसे तिरुपति टेम्पल है, जो कि मेरे ख्याल से आंध्रा रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको तेलुगु आएगी, तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो फ़ायदा तो होगा ही, आपके पास अगर लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप जाके वहाँ पे भाषा बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नौकरी करने के लिए चले गए हैदराबाद, आप नौकरी करने चले गए, तो हैदराबाद नौकरी करने के लिए चले गए, हैदराबाद अच्छी सिटी है, वहाँ पे आपको नौकरी लग जाती है। तो क्या होगा, आपको अगर लैंग्वेज आएगी तो आपका एक तरीके से क्या होगा, आपको फ़ायदा तो होगा ही। तो वही है कि भाई जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसके लिए वो साउथर्न लैंग्वेज में से इंक्लूड किया गया। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज स्टेट हैं जिसमें हिंदी नहीं बोलती, मान लीजिए साउथ में जनरली लोग जो है हिंदी बोलते नहीं हैं और समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। उसमें हुआ कि भाई उसको हिंदी उनको सिखाया जाए, उनको हिंदी सिखा दो, ठीक है, उनको हिंदी सिखा दो, इंग्लिश वो जानते ही हैं, और कोई भी रीजनल भाषा जो उनकी है, तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु वाला जो है वो हिंदी भी सीख ले, इंग्लिश तो जानता ही है जनरली, और तमिल, ठीक है। तो भाई नॉर्थ वाले को साउथ वाली लैंग्वेज सिखा दो और साउथ वाले लोगों को हिंदी सिखा दो। तो इससे क्या होगा कि उनका एक तरीके से क्या होगा, और साउथ वाला बंदा नॉर्थ में आता है तो वो हिंदी बोल सकता है, समझ सकता है, यहाँ जॉब कर सकता है। तो ये सारी जो एक तरीके से पॉइंट्स थे, मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एक तरीके से यही है कि भाई क्या होना चाहिए, जो एक तरीके से जो करिकुलम है बच्चों के एजुकेशन का, स्कूल का, उसमें क्या होना चाहिए। उनके एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो शुरुआती क्लास हैं
क्लास 1 to 5 उसमें क्या होना चाहिए, 5 to 8 क्या होना चाहिए, 9 to 12 क्या होना चाहिए, क्लास 9 to 12 क्या होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है एक तरीके से डिस्कस की गई। तो इसमें एक चीज़ देखा गया कि भाई इनको मदर टंग मतलब शुरुआत की भाषा, जैसे मुझे भी पता है जो बचपन में मैं भाषा बोलता था जो बचपन में मैं भाषा बोलता था, अपने गाँव की ठेठ भाषा बोलता था, उसको मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, अभी भी बोलता हूँ, घर पे वही बोलता हूँ। तो ये मदर टंग जो है इसका हर क्षेत्र में योगदान होता है। बिहार से कोई अगर है तो बिहार से वो मैथिली जो है वो भाषा बोल सकता है, ठीक है। अब यूपी के रीजन में जो है वो अवधी, भोजपुरी ये बोल सकता है। पंजाब वाला बच्चा जो है बचपन में पंजाबी अच्छी बोल सकता है। तो हो सकता है शुरुआती स्तर पे जो है उसको कई भाषाओं को सीखने में मुश्किल हो, शुरुआती स्तर पे बच्चे को कई भाषाएं सीखने में मुश्किल हो। तो शुरुआत में क्यों ना उसकी पढ़ाई लिखाई जो है सब कुछ उसके जो एक तरीके से जहाँ से वो जुड़ा हुआ है उस भाषा में कराया जाए, ठीक है। तो उसको लेके एक तरीके से ये है कि भाई शुरुआती जो है उसके मदर टंग में हो जाए, लेस बर्डन ऑन चिल्ड्रेन। तो शुरुआती स्तर पे जो है बच्चों पे दबाव जो है वो कम होना चाहिए किसी भी पढ़ाई लिखाई को लेके, ठीक है। कि भाई शुरुआत में जो है इनको बोला गया कि इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एनसीएफ में ऐसा कहा गया कि भाई शुरुआती स्तर पे कोई टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं पढ़ाया जाए, शुरुआती स्तर पे टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं पढ़ाया जाए, ठीक है। इनको जो है कुछ ऐसे एक्टिविटी के थ्रू, कुछ प्लेफुल एक्टिविटी के थ्रू, लर्निंग थ्रू प्ले, मतलब कुछ प्लेफुल एक्टिविटी के थ्रू, कुछ कहानियों के थ्रू, कुछ आपस में बातचीत के थ्रू जो है इनको चीज़ें सिखाई जाएँ, ठीक है। जेंडर बैलेंस, मतलब ऐसा ना हो कि भाई उनकी जो किताबें पढ़ाई जाती हैं सब कुछ बताया जाता है, उनकी जो बातचीत होती है उसमें ऐसा ना हो कि भाई पुरुष वर्ग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पुरुष वर्ग को ही ज़्यादा जिम्मेदार ऐसा दिखाया जाए, नहीं, महिलाओं की भी सहभागिता दिखाई जाए, ताकि वो बच्चा जब बड़ा हो तो एक दूसरे जो अपोजिट जेंडर हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे जो भी हैं, उनका एक तरीके से क्या हो, रिस्पेक्ट कर सके, समझ रहे हैं ना। अवॉइड स्टीरियोटाइप्स, मतलब जनरली हम लोग किताबों में जैसे पढ़ते होंगे तो कहीं कहीं ऐसा दिखाता है जो व्यक्ति जिसका रंग सांवला है या काला है तो उसको एक तरीके से दिखाता है वो डरावना होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के जो पूर्वाग्रह बच्चों के दिमाग में जो है वो डेवलप ना हो, ताकि बच्चा बड़ा हो के ऐसा ना सोचे कि भाई जो काले रंग वाले होते हैं उनसे घृणा करे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बचपन में ना सीखें, ठीक है। बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट, तो इनका एनवायरनमेंट बच्चे का जहाँ भी स्कूल में पढ़ता हो, घर में पढ़ता हो, जहाँ भी हो उसका एनवायरनमेंट जो है वो प्लेफुल हो और काफ़ी खुला एनवायरनमेंट होना चाहिए। और एक ये पंचकोश सिस्टम जो है, ये पंचकोश सिस्टम इसका जिक्र तैत्तरीय उपनिषद में है। जैसे जो हिंदू जो टेक्स्ट एक तरीके से जो पुराने टेक्स्ट है, वेद आता है, पुराण आता है, एक उपनिषद होता है, कई उपनिषद हैं, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तैत्तरीय उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद, तो उससे बेसिकली जो है ये पंचकोश सिस्टम लिया गया है तैत्तरीय उपनिषद से। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है एक तरीके से जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास पे ध्यान दिया जाना चाहिए। लाइफ एनर्जी, तो प्राणायाम के थ्रू, जैसे प्राणायाम जो होता है एक तरीके से, या अच्छे से बच्चा ब्रीथिंग करे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ेगा, तो लाइफ एनर्जी एक तरीके से क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। तो जो उसके तरीके से प्राणायाम करना चाहिए। स्पिरिचुअल विकास भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल का मतलब ये सीधा सीधा नहीं होता है कि जाके आप किसी देवी देवता की भक्ति करें सीधा उसकी मूर्ति के सामने, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। देवी देवताओं की जो भी भक्ति करते हैं, भक्ति भी एक तरीके से जो है वो स्पिरिचुअल ही है, लेकिन स्पिरिचुअल जो है एक थोड़ा सा और ब्रॉड टर्म है। स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा है भक्ति, ठीक है। भक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। स्पिरिचुअलिटी में और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मेडिटेशन होता है वो भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, ठीक है। तो इस बच्चों को एक तरीके से उनकी चेतना का विकास किया जाए, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, उनकी कॉन्शियसनेस का विकास किया जाए। जैसे ईश्वर जो है वो क्या है, सुपर कॉन्शियस है, और आत्मा क्या होती है, वो कॉन्शियस होती है। तो कॉन्शियस को एक तरीके से सुपर कॉन्शियस की ओर ले जाना, ठीक है। इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट, उनके मानसिक विकास किया जाए, तो उनका शारीरिक, मानसिक और जो उनकी चेतना का विकास हो गया, तो सारे विकास जो हैं उनके किया जाना चाहिए, वही पंचकोश सिस्टम है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये है क्या। इसमें बेसिकली यही है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके जो करिकुलम है उसको लेके बेसिकली ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। और फिलहाल जो है एक तरीके से ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। इसको किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए। नेक्स्ट इज नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। अब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ये न्यूज में इसलिए आया कि अभी फिलहाल इसके ड्राफ्ट इशू हुआ है, मतलब अभी एक तरीके से ये लॉ नहीं बना है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक तरीके से अभी ड्राफ्ट इशू हुआ है, पब्लिक कंसर्न, लोगों के सुझाव के लिए जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये ड्राफ्ट इशू किया है, ठीक है। फिलहाल जो है ये एक तरीके से एक्ट या लॉ नहीं बना है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेज एम्फेसिस ऑन मेकिंग द एजुकेशन मोर हॉलिस्टिक एंड इफेक्टिव। तो बेसिकली आप समझिए, मैं मोटा मोटी आपको भाषा में समझाता हूँ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है क्या, ठीक है। आप इस तरीके से समझिए, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है
वो काफ़ी रिजिड है। हम लोग एजुकेशन सिस्टम जनरली जो है वो काफ़ी रिजिड है, ठीक है। इसमें जैसे ये है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग स्कूल जाते थे, सुबह से शाम तक जो है बस से स्कूल जाते थे, सुबह से शाम तक बैठे रहते थे स्कूल में, मतलब कई क्लासेज होती थी, 6 से 7 घंटे की क्लासेज होती थी। फिर शाम को थके हुए आते थे, खेलने का टाइम भी नहीं मिलता था, ठीक है। और उसके बाद फिर जो रात का होमवर्क करो, फिर सुबह स्कूल जाओ। बेसिकली यही होता था ना, यही होता था, जल्दी सभी के स्कूलों में यही होता होगा। लेकिन इसको और जो है एक तरीके से इनोवेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि भाई जो स्कूली शिक्षा है, ठीक है, उसको एक तरीके से जो कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखा गया कि उसको किस प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू जोड़ा जाए, ट्रेनिंग के थ्रू जोड़ा जाए। और क्रेडिट जो है, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट एक तरीके से जो क्रेडिट ये टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है, इसमें इस तरीके से हुआ है कि जो स्कूल है, जैसे स्कूल मान लीजिए क्लास 1 है, ठीक है, जो क्लास 1 है, तो क्लास 1 से लेके जो क्लास एक तरीके से पीएचडी लेवल तक की जो पढ़ाई की जाती है, ठीक है, पीएचडी लेवल की पढ़ाई की जाती है, उसके लिए क्रेडिट डिसाइड किया गया, उसके लिए क्रेडिट डिसाइड किया गया, समझ रहे ना। फॉर एग्जाम्पल जो क्लास 5 है उसके लिए क्रेडिट डिसाइड किया गया कि इसको 1 क्रेडिट अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है। 1 क्रेडिट जो है इसको दिया जाएगा क्लास 5 के बच्चे को, ठीक है। अगर इसने ठीक से पढ़ाई की, सब कुछ किया, तो उसको 1 क्रेडिट दिया जाएगा। क्लास 8 के बच्चे को जो है, क्लास 12 के बच्चे को, जो 12वीं क्लास का बच्चा है, उसको 4 क्रेडिट दिया जाएगा। और क्लास पीएचडी तक अगर कोई पढ़ाई करता है उसको 8 क्रेडिट दिया जाएगा। और ये हाईएस्ट क्रेडिट है, ठीक है, हाईएस्ट क्रेडिट है। अब क्रेडिट है क्या, ये आप समझिएगा, ये आप समझिएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि भाई एक डिसाइड कर दिया गया 1 साल का डिसाइड कर दिया कि कोई क्लास 5 का बच्चा है, एक 1200 घंटे का करिकुलम डिसाइड कर दिया गया, 1200 घंटे का करिकुलम डिसाइड कर दिया गया। अब इस बच्चे के पास रिजिडिटी नहीं रहेगी भाई कि तुमको इतने समय से इतने समय तक ये करना है, इतने समय से तुम, उसको बस ये हो जाएगा भाई तुम अपना ये 1200 घंटे का करिकुलम जो है एक तरीके से पूरा कर लेना, ये बस पूरा कर लेना। इसमें तुम कुछ पढ़ाई कर लेना, मतलब कुछ स्टडी कर लेना, ठीक है। इसमें यहाँ तक कि खेलना भी इंक्लूड हो जाएगा, तुम अपना कुछ गेम खेल लेना। अगर तुमको कुछ म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मान लो तुमको गिटार बजाने का मन है, या तुम कुछ और बजाने का मन है, ठीक है, तुमको एक तरीके से म्यूजिक में कुछ इंटरेस्ट है, या तुम अच्छा गाना गाते हो, या तुमको स्विमिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो सभी को इंक्लूड करके एक 1200 घंटे का करिकुलम बना दिया गया, ठीक है। कि भाई अगर तुम ये पूरा कर लेते हो तो तुमको कुछ क्रेडिट मिलेगा, कुछ पॉइंट्स इस तरीके से, मान लीजिए कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और ये क्रेडिट जो है वो इकट्ठा होता रहेगा, समझ रहे ना, ये क्रेडिट जो है वो ऐड होता रहेगा, ये क्रेडिट ऐड होता रहेगा, ठीक है। और इसी के लिए बेसिकली ये एबीसी जो यहाँ पे एबीसी है, इसमें जिक्र है क्या, इसके लिए एक एबीसी जो है, हाँ, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो इसी के लिए जो है एबीसी जो है ये बनाया गया कि भाई जिस तरीके से हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, सिमिलरली जो है कोई बच्चा जो है वो क्रेडिट जो है अपना जमा करेगा, समझ रहे हैं ना, उसका क्रेडिट जो है वो इकट्ठा होता रहेगा। और इस क्रेडिट के बेसिस पे उसको कहीं पे जो है डिग्री, एजुकेशन के लिए डिग्री मिल सकती है, किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है कि भाई इतना क्रेडिट है तो उसको एजुकेशन एडमिशन मिलना चाहिए, और चाहे उसको जॉब मिल सकेगा, तो ये क्रेडिट जो है वो एक तरीके से वो होगा। दूसरा फायदा इसका ये है कि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा है अपने घर में, ठीक है, वो मान लीजिए क्लास 8 तक पढ़ा है, अब घर में उसके कुछ ऐसा हो गया, कुछ उसकी तबीयत खराब हो गई, या उसके परिवार में कुछ स्थिति सही नहीं हुई है, तो उसका क्या हुआ, उसकी पढ़ाई छूट गई, उसकी पढ़ाई एक तरीके से क्या हुई, छूट गई, ठीक है। तो वो बच्चा जब भी परसू करेगा, ठीक है, जब भी परसू करेगा, तो मान लीजिए उसने घर पे थोड़ी बहुत अपना एक्वायर्ड नॉलेज एक्वायर कर रहा है, घर पे पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके नॉलेज के बेसिस पे अगर उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही रही तो डायरेक्टली उसको क्लास 10 में जो है एजुकेशन डिग्री, मतलब उसको एडमिशन मिल जाएगा। और वो क्लास 9 में वो नहीं पढ़ पाता है, फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल नहीं जा पाता है, लेकिन उसका एक तरीके से नॉलेज चेक किया जाएगा क्रेडिट के थ्रू, अगर वो सब कुछ सही रहा तो उसको डायरेक्टली क्लास 10 में हो। तो इस तरीके से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, रिजिडिटी जो है, कठोरता जो है उसको कम किया गया है। दूसरी बात ये है जो सिलेबस है, सिलेबस में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। जनरली क्या होता है कि जैसे हम लोग क्लास 10th पास करते हैं, अपने को क्या मिलता है, 3 स्ट्रीम मिलता है, या तो मैथ ले लीजिएगा, या तो मैथ ले लीजिए, या तो बायो ले लीजिए। मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है जो जेई का प्रिपरेशन करते हैं। बायो अगर लेंगे तो आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे, या कॉमर्स ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें से कुछ ले लीजिएगा, ये ऐसा कहा जाता है। उसके बाद आपका चेंज नहीं होने वाला है, एक बार आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया तो उसके बाद आपका चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई है कि भाई कोई आर्ट्स का बच्चा है, उसको भी जो है वो फिजिक्स की पढ़ाई वो कर सकता है, ठीक है, कोई आर्ट्स का बच्चा है वो फिजिक्स पढ़ सकता है,
किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया है, किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया है, तो वो जो है एक तरीके से हिस्ट्री चाहे तो हिस्ट्री पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ध्यान रखने योग्य हैं, ठीक है, कि भाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपका फिक्स हो गया तो आगे आपको इसी में एजुकेशन परस्यू करना है, नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको लगेगा बीच में, पढ़ाई के बीच में ऐसा लगेगा कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना, एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई है, ठीक। और ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। तो ये मेंबर्स जो हैं इनके रिकमेंडेशन पे यूजीसी, AICTE, ये सभी एजुकेशनल बॉडी है, NCERT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो इन सभी के तरीके से साझा सहमति से, इनकी कमेटी के सहमति से जो है इस तरीके से ये फ्रेमवर्क आया है, ठीक है। तो नेशनल क्रेडिट जो रैंकिंग नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है वो आप समझ सकते हैं कि ये है क्या, ठीक है। इस तरीके से इसको एजुकेशन पॉलिसी में जो है किस प्रकार से बच्चों को जो है एक तरीके से सुविधा हो, अपना क्रेडिट जो है वो डेवलपमेंट करते रहें, उनके बैंक में क्रेडिट एक तरीके से जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसमें जमा होते रहें, और जब भी हो उनको, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन हो या कुछ भी हो, तो उनको एक तरीके से आसानी हो, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ये है क्या, ठीक। तो इसमें बस यही है कि भाई किसी का वोकेशनल एजुकेशन भी है। जैसे होता क्या है कि भाई कोई साथ साथ पढ़ाई के साथ वोकेशनल एजुकेशन करता है, मतलब कुछ कौशल अपना साथ साथ कहीं पर अपना काम कर रहा है, तो उसके लिए भी क्रेडिट होगा। तो कुछ ऐसी रिजिडिटी नहीं है कि भाई तुम कॉलेज में हो, तुमको कॉलेज की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो अपना जो है कुछ कौशल, कुछ अपना ट्रेनिंग नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बहुत ही एक तरीके से जो है ये एक्सक्लूसिव और एक तरीके से ये मतलब हेल्पफुल होने वाला है, आने वाले एक तरीके से जो है इनोवेशन के लिए भी एक तरीके से फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज। अब यही है क्या कि भाई अभी हम लोगों ने पीछे जो है लैंग्वेज पे चर्चा की थी, लैंग्वेज पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लैंग्वेज पे चर्चा की थी ना, कि भाई जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ 3 लैंग्वेज, और जो एक तरीके से साउथ वालों के लिए भी हिंदी। तो वही बात है यहाँ पे कि भाई जो रीजनल लैंग्वेज है, अभी यहाँ पे कुछ हुआ कि भाई हिंदी में जो है MBBS की किताबें, तो मैंने आपको बताया ना कि भाई जो इंजीनियरिंग वाली जो है एक तरीके से डिग्री होती हैं वो किसी भी कॉलेज में जनरली जो है इंग्लिश में ही होती हैं, और वैसे ही मेडिकल का भी मेरे को लगता है कि हिंदी इंग्लिश में ही होती हैं। यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है हिंदी में MBBS की किताबें। अब हो सकता है टर्मिनोलॉजी उसकी क्या हो, उसकी टर्मिनोलॉजी पे भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है टर्मिनोलॉजी मुश्किल होती है, आसान होती है, या हो सकता है किसी हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए ये हिंदी वाली एक तरीके से क्या हो सकता है MBBS का कोर्स करना या MBBS की पढ़ाई करनी आसान हो जाए। तो हिंदी के लिए भी किताबें निकाली गई हैं, उसी के लिए ये न्यूज़ में आया। तो इसी पे बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से इतिहास यहाँ दिया हुआ है कि भाई किस प्रकार से लैंग्वेज का पढ़ाई, चूँकि एजुकेशन ऐसी बात नहीं है कि शुरुआत से ही ऐसा तय था कि एजुकेशन इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, एक विकास हुआ है, और ये ब्रिटिश टाइम से हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश जो है उसका भी एक योगदान है, जो भी यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसका भी एक तरीके से इफेक्ट है, उसकी भी छाप आपको दिखेगी, ठीक है। तो शुरुआत में जैसे जो भी ब्रिटिश सरकार थी उस समय जो बेसिकली 2 तरह के कैटेगरी थे, दो सोच वाले लोग थे, एक ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, एक को इंग्लिशिस्ट कहा जाता था। तो ऐसी बात नहीं है, अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, लेकिन उस टाइम जो भी किताबें होती थी जनरली संस्कृत यहाँ की एक तरीके से जो कल्चर था उसके हिसाब से यहाँ पे जो स्टडी सिस्टम था, जो गुरुकुल सिस्टम था, उसमें संस्कृत में पढ़ाई होती थी, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा जो बाहर से एक तरीके से जो भी विद्वान आए, जो भी आए, वो अरबिक और पर्सियन जो है इस तरह की जो है एक तरीके से ये लैंग्वेज लेकर आए, ठीक है, अरबिक और पर्सियन, ठीक। ये जो है बाहर से एक तरीके से आया, मान लीजिए अरब कंट्री से या वेस्टर्न जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उधर से आया, ठीक है। अब एंग्लिसिस्ट जो है ये उनके लिए कहा गया जो इंग्लिश मीडियम चाहते थे कि भाई यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई का मीडियम हो स्कूल में वो इंग्लिश हो, उनको एंग्लिसिस्ट कहा गया, ठीक। अब आप लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे, जब स्पेक्ट्रम पढ़ते होंगे, तो इन सभी कमेटी का आपको नाम याद आता होगा। तब जैसे मैकॉले कमेटी है, ठीक है, तो मैकॉले कमेटी जो है आप लोग बार बार सुनते होंगे कि इसने सजेस्ट किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और इसने बोला कि भाई जो मीडियम होना चाहिए स्कूल में, जो पढ़ाई का मीडियम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। और ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आप लोग जानते होंगे कि भाई कुछ जो ऊपरी क्लास के लोग हैं, जो ऊपरी वर्ग के लोग हैं, हायर क्लास के जो लोग हैं, उनको अगर हायर और मीडियम क्लास के लोगों को अगर हम लोग शिक्षा दे देते हैं इंग्लिश में शिक्षा दे देते हैं, तो वो फिल्टर करके जो है वो मास तक पहुंच जाएगी, मतलब जो भी जनसंख्या उस तक पहुंच जाएगी। एक तरह से बेवकूफ़ाना ये थ्योरी थी कि भाई कुछ लोगों को सिखा दो तो पूरी की पूरी जनता सीख जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आज तक नहीं ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है ये मैकॉले का था। इसके अलावा वुड डिस्पैच जो है 1854, इसने एक तरीके से जो है इसको नहीं माना,
ठीक है, इसने इसको नहीं माना। इसने बोला कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन शुरुआती शिक्षा, मान लीजिए क्लास 5 तक, ठीक है, इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब इसने वैरायटी रखी कि भाई जो भी है, जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है या जो भी है, वहाँ से एक तरीके से जो है उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है, जिसमें बच्चे समझ सकें, वो आप लैंग्वेज जो है परसू कर सकते हैं शुरुआती स्तर पे, ठीक है। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आ जाती है, हायर एजुकेशन की, जब हायर क्लासेस में बच्चे जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश होना चाहिए। ये वुड डिस्पैच का कहना था। इसके अलावा कुछ ऐसे कमीशंस हैं जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं है और आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, क्योंकि ये आ ही गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग हंटर कमीशन का नाम सुनते होंगे, इस पे सब क्वेश्चन बनते हैं। आपको जो है कम से कम सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ये सभी जितने भी कमेटी थे उनका सीक्वेंस किस किस साल जो है, ये 1882 में जो है ये एक तरीके से आया था हंटर कमेटी। ये भी जो है एजुकेशन पे ही था एक तरीके से। तो हंटर कमेटी जो था, इसमें रिकमेंड किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब शुरुआती जो शिक्षा है, वो जो है वो मदर टंग में होने चाहिए। एक तरीके से जो भी बच्चा शुरुआत में जिस भाषा में बोलता है, सीखता है, उसमें होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। और जो प्राइमरी टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, जो प्राइमरी टीचर्स हैं, ठीक है, उनको ठीक से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो पहली बार ये ट्रेनिंग की बात की गई, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके अलावा बोला गया, हंटर कमेटी ने रिकमेंड किया कि ग्रेजुअल विड्रॉल, मतलब धीरे धीरे जो है सरकार को अपना कंट्रोल जो है कम करना चाहिए। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर स्कूल। तो इसका रिकमेंडेशन यही था कि भाई कंट्रोल ऑफ स्कूल, मतलब भाई कि गवर्नमेंट को सीधा सीधी जो है ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती थी एजुकेशन सिस्टम को, ताकि जो है यहाँ के लोगों को अपने रंग में ढाल सके। लेकिन इसने रिकमेंड किया कि नहीं भाई, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे शिक्षा एक तरीके से शिक्षा दी जा सकती है वैसे शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो अपना गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल थोड़ा कम किया जाए। ये हंटर कमेटी का रिकमेंडेशन था। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, अगर आपको ध्यान होगा, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो है लॉर्ड कर्जन थे, जिसके टाइम पे ये आपका बंगाल डिवीजन हुआ था 1905 में, तो उसी समय बेसिकली आया था। तो इसने जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल यूनिवर्सिटी के ऊपर बढ़ा दिया गया था, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, ठीक है। इसके अलावा सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन, ठीक है। तो सैडलर जो कमीशन है ये 1917, ठीक। तो सैडलर कमीशन 1917 जो है, इसमें एक तरीके से फिर से जो यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था उसको एक तरीके से क्या किया गया, उसको रिव्यू किया गया, ठीक है, उसको इंक्वायर किया गया कि भाई कितना सही है, क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो ये सारे के सारे जो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से साल आए हैं और कौन कौन सी कमेटी थी, ठीक है। ये 1917 में आया था सैडलर। इसके अलावा एक हरतोग कमेटी आया था, हरतोग कमेटी, ये जो है 1929 में आया था, ठीक है, हरतोग कमेटी। इसने, ये लॉर्ड इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन मेरे ख्याल से वाइसराय रहे होंगे उस समय, उन्होंने एक तरीके से एजुकेशन के डेवलपमेंट में जो भी एक तरीके से एग्जामाइन किया था हरतोग कमेटी ने 1929 में, भाई क्या स्थिति है एजुकेशन सिस्टम में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सर्जेंट कमेटी आया था, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट कमेटी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत 1944 में, ठीक है, सर्जेंट कमेटी। और इसका बेसिकली जो एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने पहली बार जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो पहली बार जो है ये पहली बार तो फ्री जो कि एक तरीके से है, और कंपलसरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है ना कि भाई फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए। सिमिलरली कंपलसरी एजुकेशन टू क्लास 6 to 11, तो 6 से 11 साल के जो क्लास हैं, 6 से 11 एज ग्रुप के जो एक तरीके से बच्चे हैं, 6 से 11 साल के बच्चे, उनको जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ये सर्जेंट का था। और शायद इसने यूनिवर्सल एजुकेशन की भी बात की थी, वही पॉइंट आप देख लीजिए। तो इन सब के बारे में जाकर डिटेल से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चर्चा हो रही थी लैंग्वेज के बारे में कि भाई यहाँ लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से क्या है। तो चूँकि यहाँ पे एक MBA की जो किताबें हैं वो हिंदी में एक तरीके से लॉन्च की गई हैं, तो उसको लेकर ये न्यूज में था। इसके बाद राधा कृष्णन कमेटी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ये सभी भी एक बार चेक कर लीजिएगा इसमें है क्या। राधा कृष्णन कमेटी में जो है ये कहा गया था कि भाई जो इंग्लिश है उसको रिप्लेस किया जाए इंडियन लैंग्वेज से, तो इंग्लिश को जो है रिप्लेस किया जाए इंडियन लैंग्वेज से पढ़ाई लिखाई के लिए। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है, इसमें रिकमेंडेशन ये था कि भाई हिंदी का जो है यूज बढ़ाया जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो उसका एक तरीके से रिकमेंडेशन था। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कंसर्न्स हैं, क्या क्या कंसर्न है एक तरीके से, ठीक है। तो कंसर्न ये है कि भाई जो अच्छे फैकल्टी हैं, अगर आपको हम बोल दें फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपको हंसी आए कि भाई भोजपुरी में MBA की पढ़ाई हो सकती है क्या, कोई ऐसा पढ़ाने वाला है क्या,
तो कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है, पढ़ाने वाला फैकल्टी नहीं मिलेगा। सिमिलरली कोई पंजाबी में बोले कि भाई पंजाबी में कोई पढ़ाने वाला मिल जाएगा या मराठी में मिल जाएगा, एमबीए की पढ़ाई कराने वाला, तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से मान्यता ही नहीं है, वैसे टीचर्स ही नहीं है। दूसरी बात, जब वैसा सिस्टम बनेगा तो हो सकता है ऐसे फैकल्टी जो है एक तरीके से अपने आप आ जाए, लेकिन अभी है नहीं। डिफ़िकल्टी इन इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स। तो भाई एक ये भी समस्या है कि भाई इनके लिए जो एक तरीके से इंग्लिश पैरामीटर बना दिया गया है कि भाई आपकी इंग्लिश होगी, और कई ऐसे एग्जाम्स होते भी हैं जहाँ पे एक तरीके से इंग्लिश को रखा जाता है एज अ लैंग्वेज पेपर। इंग्लिश को एज रखा जाता है लैंग्वेज पेपर कि भाई आपको उसका एग्ज़ाम जो है एक तरीके से देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जैसे यूपीएससी में भी है, ठीक है। तो भाई एज अ इंग्लिश जो है वो एक तरीके से थोप दिया जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो प्लेसमेंट में हो, चाहे एडमिशन में हो, चाहे कहीं ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, ठीक। इसके अलावा चैलेंज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंस एक तरीके से क्या है, एक तरीके से इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, और जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें पढ़ाई लिखाई कराई जाए, उसका फ़ायदा ये होगा कि ड्रॉप रेट कम होगा। जो ड्रॉप रेट है, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज की डर से जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, तो ड्रॉप रेट कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन मान लीजिए एसटी हैं, तो वो भी जो लोकल भाषा जो भी जानते हैं उनमें स्कूली शिक्षा दे दी जाए, या हायर एजुकेशन अगर हिंदी में दे दी जाए या किसी और भाषा में जो है रीजनल लैंग्वेज में दे दी जाए, तो उनका जो है मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उसका क्या होगा, एजुकेशनल एक तरीके से क्या होगा, आउटकम बढ़ेगा, ठीक है। और एक तरीके से बेटर लर्निंग आउटकम होगा। तो ये बेसिकली जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्या पढ़ाई लिखाई का स्कोप है, और कौन कौन सी कमीशन कमेटी अभी तक बैठी थी, उसको लेके हम लोगों ने चर्चा की है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज को लेके क्या चर्चा हुई थी, उसका हम लोग चर्चा अभी शुरुआत वाले पॉइंट में किए ही थे, ठीक है। नेक्स्ट इज जो आज का लास्ट टॉपिक है, जेंडर पे पैरिटी। तो ये न्यूज में इसलिए है कि जो बीसीसीआई है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जो बीसीसीआई है, उसने जो पे है, मतलब जो भी एक तरीके से जो मैच खेलते हैं, जो भी खिलाड़ी होते हैं, तो बेसिकली उनको एक ही पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे वुमेन टीम है, उसमें कौन कौन से हैं, ये हरमनप्रीत हैं और जैसे स्मृति मंधाना है, उनको सेम सैलरी मिलेगी एक तरीके से मैच खेलने के लिए, जो विराट कोहली को मिलती है या ऋषभ पंत को मिलती है, या जिसको भी मिलती है, ठीक है। तो वो बेसिकली सेम सैलरी मिलेगी। तो ये एक तरीके से इक्वलिटी लाई गई है कि भाई ऐसा क्या है कि भाई महिला टीम है वो भी अपना देश के नाम पे ही खेलती है, समझ रहे ना, इंडियन टीम के लिए खेलती है। अच्छी बात तब होगी जब हर गेम के लिए, चाहे हॉकी के महिला टीम हो या वो हो, उसके लिए भी हो, चाहे आपका जो भी गेम्स हैं सबके लिए अगर ये इक्वालिटी अगर लाई जाए तब अच्छी बात होगी। समस्या तब आ जाती है इंडिया में जब कई इशूज आने लगते हैं, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे जेंडर पैरिटी की तरीके से जहाँ पे ये बात आती है, जैसे चैलेंजेस की बात आती है, चैलेंजेस हम लोग बाद में आएंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी वाला बहुत इशू हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अभी हाल में आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे या वीडियो सुन रहे होंगे, यूट्यूब पे आपको आता होगा कि भाई जो कुश्ती फेडरेशन है, जो यहाँ का इस तरीके से कुश्ती फेडरेशन है, उस पर जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, बजरंग पुनिया हैं, साक्षी मलिक हैं, और ये अपने जो विनेश फोगाट हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जो भी पहलवान हैं, महिला पहलवान है या महिला कोच है, उनका यौन शोषण होता है। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं कुश्ती फेडरेशन के, उनका यौन शोषण करते हैं। तो समस्या यहाँ पे आ जाती है कि भाई इतने जो एक तरीके से ओलंपिक मेडल ला रहे हैं, अगर उनका आरोप है तो उनके आरोप को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। वो अगर आरोप लगा रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होगी, उसको वो तो खैर जांच की विषय है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा एक भी आक्षेप अगर लगता है इस तरह से, तो समझ लीजिए कितनी शर्म की बात है। तो यही सभी सारी समस्याएं जो है हम अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में हम लोग। तो ये जो है जेंडर पे पैरिटी जो है, इक्वल पेमेंट दिया गया, एक तरीके से ये कदम है वुमेन एम्पावरमेंट में। और उनके एक तरीके से जो है जो जो मानसिक एक तरीके से वो होगा, एक तरीके से उनका जो मोटिवेशन होगा, वुमेन जो भी एथलीट हैं, वुमेन एथलीट मतलब किसी भी गेम से, चाहे वो किसी भी गेम से हो, और हर गेम में जो है ये इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो इंडिया जो है ये सेकेंड कंट्री है जो इक्वालिटी लाया गया है क्रिकेट के लिए। पहले न्यूजीलैंड जो है, वहाँ की जो भी क्रिकेट बोर्ड होगी वो ऐसा कर चुकी है, ठीक है। जेंडर पे पैरिटी मतलब कि भाई कोई भी जॉब है, उसका लोकेशन सेम है, काम सेम है, जॉब सेम है, काम सेम है, लोकेशन सेम है, तो उसको जो है इक्वल जो है पैसा मिलना चाहिए, उसको आप समझ लीजिए जेंडर पे पैरिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इंडिया की रैंकिंग आप देख लीजिए जेंडर गैप में, तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का एक तरीके से ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये जो रिपोर्ट है, जितने भी ऐसे रिपोर्ट होते हैं, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, ये सभी रिपोर्ट जो हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मेंस में भी जो है आप इसका डाटा कोट कर सकते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है एक तरीके से ये रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिया की स्थिति, आप देखिए कितनी
कितनी अच्छी आप ये देख लीजिए कि 135 रैंकिंग है 146 में, तो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही एक तरीके से पीछे है इंडिया। और ये जो डायमेंशन यूज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि भाई किस डायमेंशन पे एक तरीके से ये रैंकिंग करती है, तो वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पहली बात। दूसरी बात एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है। तो एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक। तो एजुकेशनल अटेनमेंट, तो एक तरीके से भाई इकोनॉमिक क्या पार्टिसिपेशन है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक घर है, तो घर में क्या सिर्फ महिला जो है वो एक तरीके से होम और किचन और इसी की देखभाल करते रहती है, उसका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है भाई, घर को चलाने में या उसके हाथ में पैसे आते हैं, वो अपना कुछ इच्छा है उसकी, वो कर पाती है नहीं कर पाती है। या समाज में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एक तरीके से जॉब में, उनकी क्या रेशियो है। एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशन का सिर्फ आर्ट और साइंस तक सीमित है, या साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में रिसर्च में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको क्या उनको फैसिलिटी मिल पाती है नहीं मिल पाती है। तो एजुकेशनल अटेनमेंट पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एंड सर्वाइवल, अगर मान लीजिए कोई महिला एक ग्रामीण क्षेत्र से है, वो बीमार पड़ती है, तो उसका ठीक से इलाज होता है या नहीं होता है, सिंपल सी बात है। प्रायोरिटी किसको मिलती है, एक बच्चे को मिलती है, एक बूढ़े को मिलती है, एक पुरुष वर्ग को मिलती है, महिला को मिलती है। क्या उसको ठीक से खाना मिलता है नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई घर में सबसे लास्ट जो है वही खाती है, उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है, उसको सिर्फ चावल बचता है, उसके लिए और कुछ नहीं बचता है। तो ये हेल्थ की जो बात है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो आपको अभी इसी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपको इसी से पता चल जाएगा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें जो 33% जो है रिजर्वेशन दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो है उनका एक तरीके से इंक्लूजन हो जाता है। लेकिन एमपी एमएलए वाले पे आप देख लीजिए कि राज्यसभा जो होती है, लोकसभा जो होती है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए एमएलसी जो हैं, उसमें कितने परसेंटेज वुमेन है और कितने परसेंटेज मेन है, उससे पता चल जाएगा भाई क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। अगर 50% पॉपुलेशन अगर मान लीजिए इंडिया का या वर्ल्ड का वुमेन है, तो भाई 50% वहाँ रेशियो कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पे स्टडी की जाती है, जिसके बेसिस पे रैंकिंग निकल जाती है। और इस रैंकिंग 2022 का है। आइसलैंड जो है, आइसलैंड इसने टॉप किया है, आइसलैंड ने टॉप किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइसलैंड ने टॉप किया है। सेकंड रैंक पे फिनलैंड है। फिनलैंड जो है जनरली कोई भी इस तरह की रैंकिंग होती है इसमें हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पे रहता है। बिल्कुल नॉर्डिक कंट्री है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बिल्कुल आर्कटिक के पास, ठीक है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ये रिलीज करती है। तो इसके हिसाब से जो है देखा गया कि भाई जो इनकम की बात की गई कि जो इनकम है 82% जो है वो लेबर का इनकम जो है वो मेन के पास जाता है, और 18% जो है वो सिर्फ वुमेन के पास जाता है। तो समझ सकते हैं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो ये एक तरीके से इशू है, ठीक है। और कुछ ऐसी बात नहीं है कुछ कदम नहीं उठाए जाते हैं, कदम तो उठाए ही गए हैं, लेकिन उस कदम को भाई कहाँ तक पहुँचाया गया है। कोई एक स्कीम लॉन्च होती है, उस स्कीम का पेनिट्रेशन कितना है, कितने लोगों तक वो स्कीम पहुँच रहा है, फ़ायदा हो भी रहा है नहीं हो रहा है, या सिर्फ सरकारी कागज़ फाइल पे और टीवी पे जो है वो स्कीम रह जा रही है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, ये लाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे ख्याल से हरियाणा में लॉन्च किया गया था कुछ साल पहले। तो ये बेसिकली स्कीम लाया ही गया था, जैसे नाम से पता चल रहा है बचाओ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ये फीमेल फर्टिसाइड वाला जो इशू था, भ्रूण हत्या वाला, कन्या भ्रूण हत्या वाला, तो एक तरीके से जो है वहाँ पे एक तरीके से लोगों को ध्यान आकर्षित किया गया भाई कि ये नहीं करना है। और जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको पढ़ाने पे भी एक तरीके से इक्वालिटी। कोई लड़का घर में किसी इस अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, साथ साथ लड़की को भी पढ़ा सकता है, उतनी ही पढ़ सकती हैं। आज तो आप देख सकते हैं कि अवनी चतुर्वेदी जो है वो फीमेल फाइटर पायलट हैं, ठीक है। तो जो मुश्किल काम है वो कर सकती हैं, तो फिर क्या दिक्कत क्या है। इसके अलावा महिला शक्ति केंद्र, तो महिला शक्ति केंद्र एक तरीके से जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि भाई जो एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाए इनको, जो स्किल स्किल जो है इनका एनहेंसमेंट किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के तहत, ठीक है। तो महिला शक्ति केंद्र हुआ। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना आप लोग सुनते होंगे, सुकन्या समृद्धि योजना मतलब जो एक लड़की है उसके नाम पे कुछ ऐसा बैंक अकाउंट खोला जाए, कुछ उसमें कंट्रीब्यूट किया जाए कुछ पैसे गवर्नमेंट की ओर से, और एक समय आने के बाद वो पैसे जो है उसके एजुकेशन में या उसके शादी में या कुछ भी ऐसा करना चाहती है उसके लिए हेल्पफुल हो सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। इसके अलावा आप सुनते हो कस्तूरबा गांधी बाल वाटिका। तो कस्तूरबा गांधी जो है बाल वाटिका, कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी बाल वाटिका, ये वाला ये स्कीम सुनते होंगे कि जो भी बैकवर्ड एक तरीके से एरिया है, ट्राइबल एरिया हो गया, बैकवर्ड एरिया हो गया, वहाँ पे एक तरीके से जो कोई बच्ची है, कोई लड़की है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से जो उसके एजुकेशन में जो है स्कूल खोले जाए, उसके लिए उनको एक तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो और इसके अलावा 33% मैंने बताया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायत हैं, जो लोकल बॉडी है, उनमें रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है।
इसके अलावा जो किया जाना चाहिए एड्रेस वायलेंस। तो सबसे पहले व्हाट नीड फॉर जेंडर पैरिटी, क्या किया जाना चाहिए? तो एड्रेस वायलेंस, जैसा कि मैंने बोला कि भाई अगर इतने बड़े जो फेडरेशन है, कुश्ती फेडरेशन पे इतने बड़े लोग जब आरोप लगा रहे हैं, तो कहाँ पे हम लोग एक तरीके से ये न्यूज़ जो है दुनिया में हर जगह जाती होगी। और ये शर्म वाली बात है कि भाई जब मेडल लाती हैं लड़कियां तो उस समय तो फिर सभी कूदते हैं कि भाई ये मेडल लाई वो लाई लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे सरकार में ये हो रहा है। लेकिन जब इस तरह का कुछ इशू आता है, कुछ इस तरह के आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं, उस समय सब चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। इसके अलावा इकोनॉमिक गेन और रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो चैलेंजेज हैं, जो एक तरीके से चैलेंजेज हैं, चैलेंजेज क्या हैं? प्रिवलेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अब महिलाओं का एक तरीके से क्या, जो भी काम करती हैं, आपकी माताएं होंगी सबके घर में, बहुत ही हो सकता है बहुत ही कम ऐसी माताएं होंगी जो काम कर रही होंगी किसी जॉब में, ऐसा तो निश्चित है। लेकिन जो काम वो करती हैं घर पे, चूँकि वो हो सकता है आपके किचन संभालती हैं, हो सकता है आपके बर्तन धुलती हैं, ठीक है हो सकता है कपड़े साफ करती हैं, घर का रख रखाव करती हैं, और वो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। इसके अलावा जैसे कृषि क्षेत्र में भी देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा महिलाएं ही हैं, ठीक है, क्योंकि पुरुष वर्ग जो होता है वो शहरों में चले जाते हैं काम करने के लिए, या महात्मा गांधी नरेगा के थ्रू कहीं अपना जो अनस्किल्ड वर्क है उसमें करते हैं, और जो कृषि क्षेत्र है वो महिलाएं संभालती हैं। उसमें उनका इनकम स्रोत जो है वो डिफाइन नहीं हो पाता, उनके हाथ में पैसा नहीं जा पाता है। सिंपल सी बात है भाई, ऐसा कौन सा हस्बैंड है या कौन सा ऐसा हस्बैंड है या अपना परिवार में जो घर के किचन संभालने के लिए उनको कुछ हाथों में पैसा जाता है, या जीडीपी में भी काउंट नहीं होता है वो चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर महिलाएं जो हैं उलझी रह जाती हैं, ठीक है। अनपेड वर्क जिसको कह लीजिए कि भाई अपने काम को एक तरीके से वो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, पहचान नहीं मिलती है, ठीक है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इस तरीके से चीज़ें हैं। बेसिकली मान लीजिए कोई ऑफिस है, तो ऑफिस में एक तरीके से क्या होता है कि भाई जो वर्क होता है, एक जो वर्क होता है उस वर्क पे एक तरीके से जो कोई प्रमोशन के चांसेस जो होते हैं, कोई काम किया तो जो एक महिला होती है उसके प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं। इसलिए कम होते हैं कि जो बॉस होता है वो सोचता है भाई इसको प्रमोशन देंगे तो पता नहीं है भविष्य में जो है मेरी कंपनी में रहेगी नहीं रहेगी, इसको मैटरनिटी लीव जो मातृत्व अवकाश है वो भी देना पड़ेगा, उसका एक भत्ता भी इसको देना पड़ेगा कि भाई इतने पैसे जो हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी सिक्योरिटी का भी सवाल है। उसको हो सकता है हमको अपने को जो है एक तरीके से गाड़ी देनी पड़ेगी, वो वैन देनी पड़ेगी जो उसको जाके ऑफिस से घर छोड़े, घर से ऑफिस लाए, तो उसकी सिक्योरिटी पे भी ध्यान देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है जो एक तरीके से रखा गया है सी बॉक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव था कि भाई एक सी बॉक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है शी इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का ये था कि भाई ये एक तरीके से कोई भी किसी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स इसका फुल फॉर्म है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव था कि भाई किसी भी ऑफिस में, पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस में कहीं भी अगर इस तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट या कुछ हैरेसमेंट हो रहा है, आप जो है डायरेक्टली जो है एक क्या कहते हैं अपना जो है मैसेज या मेल जो है वो आप डालिए और इनिशिएटिव लिया जाएगा। वहाँ के जो भी ऑफिस है वो लेगी और जो एक तरीके से पुलिस है वो लेगी। तो ये सभी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इसके बावजूद भी जो है जो डाटा है वो कुछ बहुत ज़्यादा सुधार उसमें दिख नहीं रहा है। तो सिक्योरिटी वाला एक इशू हो ही जाता है कि भाई जो महिलाएं होती हैं उनको एक तरीके से जो सिक्योरिटी है, कहीं भी वर्क प्लेस है कहीं पे भी है, वो एक तरीके से हैरेसमेंट का एक तरीके से वो रहता ही है। और लैक ऑफ सपोर्ट इन एजुकेशन यही है कि भाई हायर एजुकेशन में कितने ऐसे होते हैं, और मान लीजिए गोलू है एक मोनी है, ठीक है, तो गोलू है मोनी है, दोनों ही पढ़ने में समान है, फिर भी पेरेंट्स जो है कोशिश करेगा कि भाई गोलू बड़े शहर जाके पढ़े। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसी बात नहीं, अगर अवेयर पेरेंट्स हैं मोनी को भी भेज रहे हैं साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि भाई गोलू जो है वो जाके पढ़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा खर्च होगा। तो ये एक तरीके से जो है, और गोलू जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में जाएगा, मोनी जो है वो आर्ट्स में जाएगी। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये डाटा है, इसके ऊपर डाटा है, मैं रेंडमली नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा है इसके ऊपर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का डाटा है। क्या परसेंटेज है मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने ऑलरेडी सितंबर मंथ में कवर कर रखा है। अब आइए मेजर्स टू एड्रेस जेंडर पे गैप, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा गया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इनइक्वालिटी जो है इनकम में, कोई सेम काम कर रहे हैं चाहे वो पुरुष है स्त्री है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डायरेक्टली मेरे ख्याल से इस पर क्वेश्चन आपसे पीसीएस में पूछे जा सकते हैं कि भाई ये कौन सा आर्टिकल जो है उसमें ये कहा गया है कि भाई इक्वल पे है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 39 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा भी और लेजिस्लेशंस हैं, महात्मा गांधी नरेगा के बारे में तो मैंने बार बार कितनी बार चर्चा कर रखा हूँ। इसके अलावा मिनिमम वेज एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं, और 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना में दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, ठीक है। तो हम लोग फिर से जो है कल मिलेंगे,
सोशल इश्यूज के कुछ पॉइंट्स बचे हैं, वो हम लोग कल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। गुड बाय।